7 नंबर सवाल में क्या करना है कि दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? तो सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय हो गया तुम्हारा 18 मिनट, और रवि को लगा समय हो गया, रवि को लगा समय हो गया 12 मिनट। ठीक है ना? तो दोनों का एलसीएम लेने पर, ठीक है ना, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने पर, ठीक है, तो 18 का क्या हो गया तुम्हारा आवाज गुणनखंड क्या हो गया, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 तिया 9, ठीक है, और 12 का हो गया तुम्हारा 2 छक्की 12, 2 तिया 6। 18 बराबर हो गया तुम्हारा 2 गुना 3 गुना 3। 12 बराबर हो गया 2 गुना 3। अब दोनों में क्या है कि ये मैच करता है, ये मैच करता है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो गया तुम्हारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 6, 6 तिया 18 गुना 36। कितना आया ये? 36 आया, ठीक है ना। तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। आंसर 36 मिनट हो गया, ठीक है ना। यानी दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्याओं का क्या है, पुनः भ्रमण। क्या है ये? पुनः भ्रमण, ठीक है। तो पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसी के बारे में इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है और कैसे सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये सब सवाल इसमें हम लोगों को आएगा और उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि किसको जो है ना, किसको परमेय कहते हैं, किसको अपरिमेय कहते हैं। परमेय उसको कहते हैं जिसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लें कि ये संख्या 2/3 हो गया, ये क्या हो गया? परमेय संख्या को परमेय संख्या हुआ परमेय, क्योंकि ये पी बाय क्यू के रूप में है कि नहीं बताओ। और जैसे कि मान लें कोई भी संख्या 2 है, ये भी परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है, ठीक है, पी बाय क्यू, यानी हमने लिखा है क्यू की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, बता रखे हैं तुम लोगों को। और अपरमेय संख्या क्या होता है? जिसका कि अगर उसको हम लोग है ना भाग दें या उसका वर्गमूल निकालें, ठीक है, वर्गमूल निकालें तो वो संख्या क्या न तो दुहराता है, न तो दशमलव के बाद क्या होता है, वो चलते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। उसमें कैसी संख्या आता है? जैसे कि खास करके जितने भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या समझ रहे हो ना, अभाज्य संख्या जैसे हो गया √2, √3, √4 होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 का जो है ना वर्गमूल निकलता है 2 निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इस सब का जब वर्गमूल निकालेंगे इस सब का, तो क्या होगा कि दशमलव के बाद न तो अंक आएगा, जो भी अंक आएगा न तो दुहराएगा न तो खत्म होगा, ठीक है। इसमें तो इस तरह से आ सकता है अंक, ठीक है। मान लो कि 0.1 हो गया, 0 1 हो गया, 0 0 1 0 0 है ना, 1 हो गया, 0 0 0 0 1। इस तरह से ये संख्या चलते रहेगा, ठीक है ना। न तो इस तरह से जो भी संख्या हो, न तो दुहरा रहा है न तो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या मानेंगे उसको? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसको? जैसे पाई के बारे में भी बताया था, पाई में भी त्रिश संख्या आती है, ठीक है। इसमें तो पाई में भी जो भी अंक आता है, पाई को हम लोग जो है ना, पाई का जो मान अभी तक एक्चुअल मान ज्ञात नहीं हो चुका, ठीक है ना। भले हम लोग इसको प्रयोग करने के लिए 22/7 का प्रयोग करते हैं या 3.14 ये सब लिखते हैं। तो पाई भी क्या है? जो अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। याद रखना कि ये सब संख्या जो भी आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि 2√2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? क्योंकि इसमें √2 आ गया इसमें। तो अपरिमेय संख्या के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना है हम लोगों को कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि 2 संख्या अपरिमेय संख्या हो, ठीक है ना।
तो दो संख्या अगर अपरमेय संख्या, जैसे कि जो भी संख्या है, जैसे कि √2 हो गया प्लस √3 हो गया, है ना, ये दोनों अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होता है? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है ये? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरमेय ही प्राप्त होगा। जैसे कि √2 हमें एक परमेय संख्या 3 जोड़े, जो भी संख्या होगा ये क्या होगा? ये अपरमेय संख्या होगा, ठीक है ना। परमेय को अगर हमने अपरमेय से अगर गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा? अपरमेय ही होगा। क्या होगा ये? यानी कि परमेय को जोड़, अपरमेय या अपरमेय को जोड़े, क्या जो भी मान निकलेगा वो क्या होगा? अपरमेय होगा। अपरमेय में अगर परमेय को जोड़ते हैं तो क्या मान निकलता है? वो अपरमेय निकलता है। क्या निकलता है वो? अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या गुना करेंगे तो भी क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। या तो गुना करो, जोड़ करो, भाग करो, कुछ भी करो, एक तरफ अगर परमेय है एक तरफ अपरमेय है तो उसका मान क्या होगा? अपरमेय ही होगा। क्या होगा वो? अगर परमेय भी है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? अपरमेय होगा। क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लें कि कोई संख्या अगर मान लें है कि √2 गुना √2, ठीक है, तो √2 गुना अगर √2 होगा तो ये क्या परमेय है कि अपरमेय को बता सकते हो? अपरमेय नहीं, परमेय संख्या। क्यों? क्यों? देखो, √2 गुना √2 कितना हो गया? √4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। बताओ 2 क्या? परमेय को परमेय, समझ रहे हैं। अगर संख्या सेम हो यानी वर्ग में हो तो वर्ग में होगा तो वो क्या होगा? परमेय होगा। क्या होगा? जैसे कि हमने √5 के ऊपर वर्ग लगा दिया, ठीक है, बताओ ये संख्या परमेय को परमेय? परमेय, क्योंकि √5 गुना क्या होगा? √5 गुना √5 होगा, क्या होगा? 25 होगा कि नहीं? 25 का वर्गमूल निकल गया। यानी जिसका कि इस तरह से वर्गमूल नहीं निकले, इसका जिसका नहीं निकलेगा वही होगा, ठीक है ना, अपरमेय। लेकिन इस तरह अगर वर्गमूल निकल जाता है तो वो क्या होगा? परमेय संख्या। क्या होगा वो? ध्यान रखना, 3-4 पॉइंट याद रखना। परमेय में अपरमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हुआ? अपरमेय। परमेय में अपरमेय को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय। परमेय में अपरमेय को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय, ठीक है ना। जोड़ करो, गुना करो, घटाओ करो, भाग करो, एक तरफ परमेय रहेगा एक तरफ अपरमेय रहेगा तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय। और दूसरा पॉइंट देखो, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? एक तरफ मान लें कि दोनों तरफ अपरमेय संख्या, जैसे कि √2 हो गया, गुना हो गया √6 हो गया, ठीक है, इसको गुना करें कितना हो गया? √12 हुआ कि नहीं? बताओ 12 परमेय संख्या को परमेय संख्या है? परमेय से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो तुम बिना दशमलव का? निकाल के बताओ कोई ऐसा संख्या है इसको वर्ग में ला सकते हैं? इसको वर्ग ला सकते हैं 12 को? अगर तुम इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो मतलब इसका करोगे तो क्या 4 या 12 आएगा ना इसमें, तो 4 का वर्गमूल 2 √3 हो गया। √3 अपरमेय है, 2 परमेय है। परमेय में अपरमेय में परमेय को गुणा करते क्या पड़ता? अपरमेय प्राप्त होता है। समझ रहे? √12 क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है ये? यानी कि दोनों देखो यहाँ अलग, रूट में अगर दोनों अलग अलग संख्या है, रूट में अगर दोनों अलग अलग संख्या है और गुना करने के बाद क्या होता है? वो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है ये? अपरमेय संख्या। लेकिन दोनों में अगर सेम संख्या रहेगा, जैसे कि √7 गुना √7, दोनों अगर सेम संख्या रहेगा तो ये क्या होगा? ये क्या है? √7 गुना √7 क्या है? परमेय को परमेय है, परिमेय है। क्या है ये? क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 49। और क्या होगा? इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। 7 49 हो गया, 7 हो गया। तो ये देखो जी, किसको परमेय कहेंगे किसको परमेय कहेंगे, समझ में आ रहा है ये? तो ये दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। कौन सा संख्या परमेय है, कौन सा अपरमेय है। यानी कि अगर दोनों तरफ सेम संख्या आ जाता है, ठीक है, दोनों तरफ सेम अगर अपरमेय आ जाता है, जिसको गुना करने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है? परमेय। अगर सेम संख्या नहीं होता है तो क्या होगा? वो क्या हो जाता है? अपरमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अपरमेय, ठीक है ना। तो हम लोग ये समझ में आ गया किसको परमेय कहेंगे किसको अपरमेय कहेंगे, ठीक है ना। ये इसको लिखना है तो लिखना है तो क्या दिमाग में इतना सा याद रहना चाहिए, ठीक है, तुम लोगों को कि परमेय संख्या एक तरफ रहेगा एक तरफ अपरमेय रहेगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरमेय प्राप्त होगा। एक तरफ अपरमेय रहेगा एक तरफ परमेय रहेगा तो उसको क्या घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी गुना करेंगे तो क्या होगा? वो अपरमेय ही प्राप्त होगा। क्या होगा? वो अपरमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम देखो तुम लोगों को मिलेगा, परमेय 1.3। 1.3 के थ्योरम को हम लोग सीखना है। 1.3 थ्योरम में क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें तो परमेय 1.3 सारे लिखो, ठीक है ना। इसको
परमेय 1.3, ठीक है। परमेय 1.3 में क्या कह रहा है ये, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। परमेय 1.3, ठीक है। 1.3 में क्या है, देखो ये परमेय 1.3, ठीक है। 1.3 में देखो क्या लिखा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और P a² को विभाजित करती है। P हमें एक अभाज्य संख्या कुछ मान सकते हैं, क्या मान लो अभाज्य संख्या, चलो 5 मान लें, चलो P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो P एक अभाज्य संख्या, चलो हमने उसके जगह पे 5 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि P a² को विभाजित करता है। तो P अगर मान लें कि a² का कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि a² का P कौन संख्या है जो कि विभाजित करेगा, जैसे 25 को विभाजित करेगा, कितने बताओ, P 25 को विभाजित करेगा अपने P में, मतलब कि ये 5 से 25 में भाग लेगा एक में, तो इसको लिख सकते हैं P बराबर 5 पे स्क्वायर। समझ रहे हम क्या लिख रहे हैं। देखो यहाँ परमेय के आधार पे P एक अभाज्य संख्या है, हमने P को एक क्या अभाज्य संख्या क्या मान लिया, इसको 5 मान लिया। अब P बोल रहा है कि a² को विभाजित करता है, यानी कि इसमें हो गया देखो 5 का, देखो इसमें 5 को वर्ग के 25 का देखो, मतलब इस तरह वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये a², ये अगर P माना तो ये क्या मानना पड़ेगा तुमको, a² हुआ कि नहीं बताओ है। तो ये मतलब कि ये P हो गया तुम्हारा और ये a हो गया, ठीक है। तो P जो है a² को, यानी P जो है a² को विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, तो P a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 बराबर हमने 5 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं बताओ आए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये P हो गया, और बराबर क्या हो गया, ये a गुना a हुआ, समझ रहा है। P अगर, यानी कि P अगर 5 पूरे 5 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, इसका जो a1 है ना, इसमें ये लिखा है ना कि P a को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसका जो अलग अलग गुणनखंड आता है उसको भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ये थ्योरम है, क्या है ये थ्योरम को सबको ध्यान में रखना है कि अगर है ना, अगर P a² को विभाजित करेगा तो P a को भी अलग अलग को भी विभाजित करेगा। अलग अलग मतलब कि इसका जो गुणनखंड आता है उसको भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। तो देख लो, अगर मान लिया कि हमने a² का गुणनखंड a गुना हुआ, एक हुआ ना इसमें, तो उसी तरह 5 का 5 को स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिख दिया इसको। अगर मतलब कि 5 अगर पूरे को इसको विभाजित करता है, यानी कि 5 अगर 25 को विभाजित करता है, यानी कि 5 क्या करेगा, 5 स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 25 को करेगा तो 5 स्क्वायर को करेगा विभाजित। तो अगर ऐसा करता है तो क्या है कि अलग अलग जो होता है, इसका जो गुणनखंड जो हमने लिखा है 5 गुना 5 जो लिखा है, इसको अलग अलग को भी क्या करेगा, ये 5 इस 5 को विभाजित करेगा और इस 5 को भी करेगा। समझ रहा है, यानी कि परमेय क्या कर रहा है कि अगर P a² को विभाजित करता है तो P a को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ये थ्योरम है, ठीक है। और इसमें जो a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक समझते हो ना, जो 1 से शुरू होता है, धनात्मक पूर्णांक वही शुरू होता है ना। हालांकि धनात्मक पर ऋणात्मक भी आता है, जीरो भी आता है ना। और 1 से इधर जो प्लस में जितना चलता है सब धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यानी कि इसमें होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई ऋणात्मक पूर्णांक ना तो जीरो आना चाहिए, ना तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। माइनस में कोई संख्या इसमें नहीं आना चाहिए। तो a के जगह पे क्या हमने है ना 25 लिया ना, इसको 25 लिया तो इसका क्या होगा, 5 पर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसमें इसके हिसाब से अगर परमेय के हिसाब से अगर हम इसको बिठाते हैं तो 5 क्या है, P क्या है, a² को विभाजित कर रहा है इसको। तो अगर इसका a का अगर मतलब कि अलग अलग a गुना a लिख दिया, ठीक है ना। उसी तरह 5 को 5 पे स्क्वायर तो 5 गुना 5 लिख दिया, ठीक है। तो 5 ये 5 अगर इस 5 को विभाजित करता है, ठीक है, तो ये अलग इसको भी विभाजित करेगा। समझ रही है। तो ये थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना है कि इसी थ्योरम के आधार पे हम आगे क्या होगा, सवाल को सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि P अगर a² को विभाजित करेगा तो P अलग अलग a जो होता है, a इसमें 2 तो a है, इसमें अलग अलग को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस थ्योरम को याद रखना है सबको, ठीक है। इसमें समझ रहे हैं क्या बताया तुम लोगों को कि P अगर a² को विभाजित करेगा तो P a को भी विभाजित करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से है, इससे हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 5 से 5 में भाग लगेगा, 5 से इस 5 में भाग लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये थ्योरम के आधार पर आगे हम लोग सवाल सिद्ध करेंगे। इसमें पहला हम सवाल लेते हैं,
चलो मान लेते हैं कि तुमको अभी बताया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? तो कैसे सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसमें इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थ्योरम का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो और नेक्स्ट सवाल, इसको उतारने की जरूरत, ये सब उतारने की जरूरत नहीं, इसी हमने समझाने के लिए किया। ठीक है, इसमें चलो आगे हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें समझा? ये सवाल है तुम्हारा √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले इसका विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके विपरीत मानेंगे कि चलो मान लेते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या। क्या मानेंगे इसको? तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया इसको? परिमेय संख्या। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। तो इसको मान क्या लिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें तो जब इसको तुम परिमेय संख्या अगर मान लिए हो, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, है p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या, तो हम इसे लिखो, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते ये हम लोग सीखे ना, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो बताओ, जब हम इसको √5 को परिमेय संख्या माने हैं, इसको बताओ p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है? तो यहाँ क्या है, p और q पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें ये बात बाद में उतारना। ठीक है ना, पहले इसको समझ लो। ये मेन पॉइंट जो ना यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, कोई भी तरह का है ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ेगा, तो ये बात जो ना सब में लिखनी है, सब में ये बात को, क्योंकि तुम कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगा उसको तो मानोगे कि नहीं ये परिमेय संख्या, मानवे करोगे। तो परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो। और इसमें p और q क्या होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी संख्या होगा, है ना, पूर्णांक में जो भी आता है, माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, 0 भी आता है, ये सब पूर्णांक होता है। यानी p और q के जगह पे कोई ना कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, इसमें और ये भी होता है, कभी भी परिमेय संख्या जो भी होता है p/q के ऊपर लिखते हैं। इसमें जैसे कि मान लें कि 2/3 लिखे ना, तो बता सकते हो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसमें अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, तो एक तो आएगा, दोनों में एक तो मैच करेगा दोनों में। तो इसमें लिखाएंगे, समझेंगे कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ समझते हो ना, कॉमन जो दोनों में आता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। ठीक है, इसमें और क्या है, p और q सभाज्य संख्या है। और क्या लिखेंगे, और p तथा q सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या समझते हो क्या होता है? सभाज्य संख्या समझते हो क्या होता है? सभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जब दो संख्याओं का मात्रा समर्थक एक हो, उसको क्या बोलेंगे?
अगर मान लिया कि जैसे मैंने अभी 2/3 उदाहरण लिए थे ना, 2/3 लिए थे, और 2 और 3 का तुम एचसीएफ निकालो, क्या निकलता है? 2 और 3 का एचसीएफ निकालो, मात्रा समर्थक क्या निकलता है? अगर मात्रा समर्थक ऐसे भी तो निकालते हो तुम लोग, नहीं निकालते हो? 2 का 2 1 हो गया, 1 से भाग देंगे 2 में क्या होगा? 1 दूना 2 हो गया, कट गया, तो एचसीएफ कितना निकला? 1। ऐसे संख्या का जोड़ा जब उसका मात्रा समर्थक 1 हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, यानी क प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं उसको? याद रहेगा सबको? तो यानी यहाँ ये बात को सबको ध्यान में रखना है कि हमने जो लिखा है कि मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है, इसका विपरीत माना है ना, इसके विपरीत में मान रहे हैं, यानी कि इसमें लिखा है परमेय संख्या, इसका विपरीत हमने परमेय संख्या मान लिया। इसमें p और परमेय संख्या को हम लोग जानते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या का परिभाषा हम लोग बताए थे, ठीक है इसमें। और यहाँ क्या होता है? p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। p और q क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक है। पूर्णांक में या तो संख्या ऋणात्मक है, 0 भी हो सकता है, या है ना प्लस भी हो सकता है ना। तो इसमें q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की जगह पे कभी 0 नहीं है यहाँ, ठीक है। और ध्यान रखना p q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ सकता, यानी कि अगर मान लिया कि ये इसके जगह पर 2/3 लिए, ठीक है ना, 2/3 अगर लिया तो 2 और 3 में कोई अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? अगर होगा तो 1 होगा, बाकी कोई दूसरा संख्या आ सकता है। ये अद्वितीय है, ये भी अद्वितीय है, ठीक है ना। ये इसके जगह पे कोई दूसरा संख्या अगर मान लिया कि कोई 4/16 आता है ना, जैसे कि मान लिया दूसरा लेते हैं 12/30 आ गया, ठीक है। इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है इसमें। अगर तुम इसका गुणनखंड करोगे, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह संख्या हो, उसको क्या करेंगे? इसको कटाने के लिए जानते हो संख्या किससे कटेगा? 3 चौके 12, 3 धा 30, फिर और भी तो कटेगा, 2 दूना 4, 2 5 10। बताओ कटाने के बाद 2/5 आया, बताओ इसमें कौन सा उभयनिष्ठ संख्या है? इसमें कोई है उभयनिष्ठ संख्या 1 के अलावा? है इसको? नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे वही इसी तरह यहाँ जो p/q है, इसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो तुम लोग कि जो कि दोनों में आता है। इसमें देखिए अगर गुना करेंगे 1, इसमें भी गुना 1 किए, इसमें भी गुना 1 किए, तो बताओ कि इसमें 1 तो दोनों में आ गया, इसका मान में कोई परिवर्तन होता है? कोई 2/5 होगा, ठीक है ना। 1 आ सकता है, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकता है। इस बात को सब समझ रहे हो? यहाँ तक जो हमने लिखा है, इसको यहां तक जो लिखा है, इसको सब समझ में आया? ये कैसे लिखे ये? क्योंकि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q क्या होता है? पूर्णांक होता है। q की जगह पे 0 नहीं आ सकता है, और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। और p/q क्या है? सअभाज्य संख्या। क्या है ये? अगर परमेय संख्या ये है तब, परमेय संख्या है तब इस तरह की, ठीक है ना, बातें उसमें आ सकती है। इस तरह की बातें उसमें आती है कि p/q क्या होगा? पूर्णांक होगा, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? ये p और q क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा ये? सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इतना सब उतार लो पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक। इसमें चलो रे, हम लोग यहां तक तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप में क्या है? चलो अगला स्टेप में हम लोग जब मान चुके हैं कि √5 क्या है? परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं p/q बराबर √5 लिख सकते हैं, बताओ। जब इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो p/q बराबर √5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √5 को p/q के रूप में लिखेंगे तो p की जगह पे √5 आएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो आएगा, नीचे 1 नहीं आएगा। q की जगह पे बताओ कि यहाँ 0 आया? नहीं ना आया। 1 तो आ सकता है, नीचे तो 1 आ सकता है, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p/q हो गया और बराबर हो गया √5, ठीक है। इसको वर्ग कर दिए, इधर से वर्ग करना समझते हो ना इसको, ठीक है ना। स्क्वायर इसको लिख दिए इसको, ठीक है ना। कितना हो गया? p² /
क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, √5 गुना √5 कितना होगा, अगर √5 को 2 बार गुना करेंगे ना तो √5 गुना √5 किया कितना होगा, √25 हुआ। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया, तो डायरेक्ट लिख दे 5, कोई दिक्कत है, क्योंकि √5 को 2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो √25 हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो डायरेक्ट अगर 5 लिखे तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसमें। तो चलो हमको ये समझ में आ गया कि ये बात है ना, स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, 5, क्या निकल गया, ये 5 निकल गया, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ना एक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो इसको, कोना कोनी गुना, इसको पी क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं, समझ रहा है, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर होगा। अभी देखो अभी क्या है कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि पी स्क्वायर जो भी संख्या ही बताए तुम लोगों को, अगर जैसे अभी बताए थे कि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्या होता है, ए को भी विभाजित करेगा, आया था कि नहीं आया। इसमें अगर पी स्क्वायर अगर इसको है ना, कहने का मतलब ये हो गया पी स्क्वायर अगर 5 क्यू को विभाजित करता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो क्यू स्क्वायर वाला लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 5 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि तुम लोग बनाते हो ना, जैसे कि मान लो कि कोई भी संख्या बनाते हो, 5 बराबर लिखा 2x, x बराबर क्या लिखते हो, 5 बटा 2 लिखते हैं अपने बताओ, अगर x बराबर जैसे 5x बराबर 2x है तो x बराबर क्या लिखते हो, 5 बटा 2 लिखते हो। अगर उसी तरह हमने लिखे नहीं यहाँ कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या, क्यू स्क्वायर क्या लिखा, पी स्क्वायर बटे 5, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 अलग अलग पी को भी विभाजित करेगा, नहीं करेगा, 5 क्या करेगा, पी को विभाजित करेगा, ठीक है। इसमें तो यहां लिखना पड़ेगा हमको कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये कैसे लिखे, या परमेय 1.3 से कैसे लिखे, ये लिखो परमेय 1.3 से, ठीक है ना, ठीक है। देखो कि परमेय 1.3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर जैसे देखो जा 5, देखो 5 से भाग लग रहा है, पी स्क्वायर में लग रहा है भाग, अगर 5 में पी स्क्वायर से भाग लेगा तो 5 क्या करेगा, अलग अलग पी को भी विभाजित करेगा। अभी हम लोग परमेय 1.3 में यही सीखे थे, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से परमेय हमने 1.3 से लिखे, कहां से लिखे, ये उसी परमेय जो अभी बताए थे परमेय, उसी परमेय का मैंने प्रयोग किया, ठीक है ना। एक स्टेप चलो और बताएंगे, ठीक है, पहले इसको उतारो पहले। चलो ये तुमने समझ में आ गया कि यहाँ देखो क्या कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चलो अगला स्टेप है तुम्हारा, अगला स्टेप मान लेते हैं, माना चलो ए बराबर मान लेते हैं, चलो
कितना 5 आ रहा था, 5 के मान लिए, ठीक है। ए बराबर क्या मान लेते हैं, 5 के। जहां क्या है, के क्या है, पूर्णांक है, क्या है, जहां के एक पूर्णांक है, एक तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, पूर्णांक है तो के इसमें तुम कुछ भी मान सकते हो, सी मान सकते हो, कुछ भी जो चाहे तुम के की जगह पे मान सकते हो, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करना है, क्या करना है इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया इधर बराबर हो गया तुम्हारा, इसमें ए तो नहीं चल रहा है, इसमें पी चल रहा है तुम्हारा। देखो इसमें ये पी क्यू में चल रहा है ना, हमें ये नहीं पी बराबर मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पी बाय क्यू में लिखे हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ वर्ग करने पर पी स्क्वायर हो गया 5 के पर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 5 25 ना हो गया, तो 5 25, ठीक है, 25 हुआ तुम्हारा। और तो ऊपर देखो कि समीकरण फर्स्ट में पी स्क्वायर वाले क्या निकला था, अभी पी स्क्वायर वाले क्या निकला था, कुछ निकला था, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर निकला था कि नहीं, तो 5 क्यू स्क्वायर निकला था, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 25 के स्क्वायर, ठीक है। वो समीकरण फर्स्ट बांध देना, जो पहले तुमने लिखा है ना पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर लिखा है ना, वो उसको समीकरण क्या मान लोगे, समीकरण फर्स्ट। तो इसमें समीकरण फर्स्ट है, किसे लेके, फर्स्ट से, ठीक है, उसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक है। अब चलो यहाँ हो गया तुम्हारा क्यू स्क्वायर बराबर हो गया के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 25 कट गया ना, यानी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 के स्क्वायर, कितना हो गया 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटे 5, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया। तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करें, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो देखो ध्यान से समझना तुम लोग। जैसे कि मान लिया कि हमने पी बाई क्यू पे ले रहे हैं, इसलिए पी बराबर क्या मान लिया 5 के, क्या मान लिया इसको 5 के। तो जहाँ के क्या है पूर्णांक है, ठीक है। और दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, क्या करें दोनों तरफ, तो पी स्क्वायर हो गया, इधर 25 के स्क्वायर हो गया इसमें। अब इसमें देखो इसका पी स्क्वायर बराबर क्या ऊपर निकला है 5 क्यू स्क्वायर निकला हुआ है उधर, समीकरण फर्स्ट उसको मान लिया तुम लोग। तो उसके बाद ये हो गया 25 हो गया। हमको देखो इसमें क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना हो गया, तो इतना बटे 5 होगा कि नहीं, क्यू स्क्वायर बराबर निकालना जितना बटे 5 होगा कि नहीं, तो 5 से कट गया तो कितना हो गया, तो 5 बचा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 के स्क्वायर हो गया। तो हमको के स्क्वायर का मान निकालना है, के स्क्वायर बराबर कितना होगा, क्यू स्क्वायर बटे 5 होगा कि नहीं। ऊपर वाला भी जो है तुम्हारा 5 से भाग लग रहा था, किसमें लग रहा था 5 से भाग, नहीं ऊपर जो हमने एक समीकरण बनाया था फर्स्ट समीकरण में 5 से किससे भाग लगा, क्यू स्क्वायर में लगा लगने बाद। यहाँ भी 5 से क्या लग रहा है इसमें, क्यू स्क्वायर में भाग लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है इसमें, क्यू स्क्वायर में भाग लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि 5 से क्यू स्क्वायर भाग रहा है। देखो इसमें क्या है कि दोनों में ऊपर भी और नीचे भी क्या आ रहा है, इसमें ऊपर भी और नीचे भी क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें कि 5 जो है दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर भी आया और नीचे भी आया। इसका मतलब है कि यहाँ जो है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है।
हमने तो लिखा था कि एक के अलावा कोई वैध गुणनखंड नहीं है, इसमें तो 5 भी तो आ रहा है नीचे, क्योंकि हमने बताया था कि एक के अलावा कोई वैध गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 क्यों आ रहा है, 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है हमने गलत माना था, वहां क्या किया था, हमारी गलत मान्यता के कारण ऐसा है उत्पन्न हो रहा है कि इसमें जो है हमने तो लिखा था कि इसमें एक के अलावा कोई वैध गुणनखंड नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, तो 5, ये हमारी मान्यता, गलत मान्यता के कारण क्या है कि ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहां लिख दो, ये परमे से लिया है, तो परमे 1.3 से, ठीक है। तो लिखो यहां, इसको उतारो पहले, ठीक है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, यहां से हम आगे इसको जो है लिखते हैं इसको। इसको समीकरण सेकंड मान लोगे, क्या मान लोगे, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट तथा सेकंड में, फर्स्ट तथा सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेकंड में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होता है, इसमें 5 दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि, है ना, P और Q में क्या है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन हमने माना है कि, लेकिन हमने माना है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। देखो यह धारणा हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, ठीक है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या